जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो बहुत ज्यादा संख्या में है। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनको सर्व करती है। अब ये बड़ी कॉर्पोरेट्स चलाने के लिए जो उनके वेंडर्स रहते हैं वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है। ऐसा भी है कि कोई स्वतंत्र स्मॉल एंड एंटरप्राइजेस है कि जो शायद कॉर्पोरेट्स को सर्व नहीं करते, वो डायरेक्ट कस्टमर्स को सर्व करते हैं। ऐसे भी लोग हैं। अब इन सभी को एम्प्लॉयज तो लगते हैं, जैसे कॉर्पोरेट्स में एम्प्लॉय लगते हैं बड़े कॉर्पोरेट्स में, वैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी एम्प्लॉय लगते हैं। अब ये जो अलग अलग जगह से आए हुए एम्प्लॉयज हैं, उनको अपने साथ जोड़ना, उनको अपने साथ रखना और हमारा जो विजन है उसको पाने के लिए उनको तैयार करना, ये हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और वैसे ही चैलेंजिंग काम हो रहा है। इसका रीजन ये है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, जो एम्प्लॉयज हैं वो बहुत ज्यादा अवेयर हो रहे हैं। अब हम 60 या 70 दशक के एम्प्लॉयज अगर लेंगे तो उनका एक था कि भाई एक कंपनी के साथ जुड़े रहो, 20, 25, 30 साल उनके साथ काम करो और उन्हीं के साथ फिर उसी कंपनी के साथ रिटायर हो जाओ। तब इतना कंपटीशन है वो नहीं था। लोगों की जो बढ़ने की जो चाह है, जो उनकी महत्वाकांक्षाएं है, वो उतनी नहीं थी। जहाँ पर है, जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं, बस उसी के साथ काम करते रहना, धीरे धीरे जो भी इंक्रीमेंट मिले उसको सहर्ष उसका स्वागत करना, यही उनका ध्येय रहा है आज तक। लेकिन आजकल के जो एम्प्लॉइज हैं, तो जैसे टेक्निकल हो या फिर आजकल की जो ग्लोबल अवेयरनेस जो आया है, एआई अभी आया है, गूगल है, और इस तरीके से उनको सारी चीजों का ऑलरेडी पता चल जाता है। मैंने देखा है कि जो फ्रेशर एम्प्लॉइज हैं, जो जैसे फ्रेशर ग्रेजुएट्स रहते हैं, वो भी अगर इंटरव्यू में आते हैं और इंटरव्यू होने के बाद वो पूछते हैं कि आपकी सिस्टम्स क्या है, आपके पास पॉलिसीज तैयार है क्या, आपका जो लीव का या जो फिर इनकम के साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो आपके यहाँ होती है क्या, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज आपके यहाँ होती है क्या, ऐसे सारे सवाल पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ तक भी देखा है, आपके अगर जो प्रोडक्ट है वो अगर सोशल कॉज को इफेक्ट कर रहा है, एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है, तो भी आजकल के जो एम्प्लॉइज है, जो ये नई जनरेशन है, वो हमको बताती है कि ये आप जो काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सोशली वो इतना अच्छा काम नहीं कर सकती है या फिर सोशली कुछ गलत इफेक्ट दे रही है, तो हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। इस तरह के जवाब हमको मिलते हैं इंटरव्यू में। ये पहले ऐसा नहीं था। पहले था कि भाई जो हम काम कर रहे हैं वो आप जो हमको काम देंगे वो हम ठीक तरह से करेंगे, ये मेरा रेज्यूमे है, मैं इस तरह से काम कर सकता हूँ, आपकी जो सैलरी है वो मुझे मंजूर है। लेकिन अब वो सिनारियो नहीं रहा। लोग है ये, इनको टॉप मैनेजमेंट कहा जाता है। टॉप मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है विजन देखना। अब जो डायरेक्टर है उन्होंने कुछ ना कुछ मिशन से, कुछ ना कुछ रीज़न से ये ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया हुआ है। अब वो बिज़नेस जब स्टार्ट करते हैं तो इमीडिएटली तो उनके पास जो स्टार्टअप्स हम देखते हैं बहुत सारे, इमीडिएटली तो उनके पास बहुत सारे ना ग्राहक रहते हैं, ना उनको काम करके देने वाली उनके पास एम्प्लॉयज़ की टीम रहती है। वो धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन जो डिपार्टमेंट्स है वो तो पहले से ही है ना, जैसे जो मेन डिपार्टमेंट मैंने बताया, सेल्स, परचेज, अकाउंट्स वगैरह, ये जो डिपार्टमेंट है ये तो पहले से ही रहते हैं, रहना भी चाहिए। अब इसमें धीरे 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 जैसे जैसे उनका काम बढ़ेगा, जैसे जैसे उनके पास प्रॉब्लम्स आएंगी, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आएंगी, जब उनको एक ही आदमी को 4-5 तरह के काम करते करते फिर ध्यान आएगा कि नहीं इसको इसी जगह फोकस करना चाहिए, फिर उनके पास एम्प्लॉय बढ़ेंगे। अब जब ये एम्प्लॉय बढ़ेंगे तो उनको भी उस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में फिट करना पड़ेगा। इसके लिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, आपके पास जितने भी लोग आज हैं, सबसे पहले तो उनके पास क्या काम है, वो एग्जैक्टली क्या काम करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, कोई एक सेल्समैन है, वही कस्टमर सर्विस कर रहा है, वही कोटेशन दे रहा है, वही पेमेंट का फॉलोअप कर रहा है, तो ये इसके 4 अलग अलग तरह के काम हो गए। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में सबसे पहले तो आप एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट बनाइए, एक सेल्स डिपार्टमेंट बनाइए, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट बनाइए और एक बैक ऑफिस या एडमिन डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं। उसी तरह से जो परचेज डिपार्टमेंट है उसमें भी शायद हो सकता है कि स्टोर डिपार्टमेंट आ जाए, या फिर हो सकता है उसमें प्रोक्योरमेंट वाले अलग आ जाए, असिस्टेंट आ जाए।
तो वो आप बना के जब रखेंगे तो उसमें एक एक चीज़ें आप ऐड कीजिए। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि आने वाले 1 साल में या आने वाले 2 साल में आपके पास ये संख्या बढ़ने वाली है, आपको ये चीज़ें लगने वाली है, तो जब आप वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाएंगे तो उसमें जो आप एक स्क्वायर, आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैसे होता है, साइड में एक फ़ोटो में दिखाया हुआ है कि इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनता है। जैसे कोई एक ट्री रहता है, कोई पेड़ रहता है, उसकी शाखाएं रहती है, तो सबसे जो टॉप में है, आपको दिख रहा है इस चित्र में, मानस चित्र में दिख रहा है कि जो सबसे टॉप में है वो डायरेक्टर्स है, फिर सीईओ है, फिर बाकी के लोग हैं, बाकी के डिपार्टमेंट्स हैं और उसके हेड्स हैं। और हेड के नीचे आपको अगर पता है कि पर्टिकुलर जगह पे फ़िलहाल कोई आपको एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन इसके बाद में आने वाले हैं, तो वहाँ पर वैकेंट लिख दीजिए। तो इस तरह से ये जो आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, वो स्क्वायर में वो डेजिग्नेशन के आप नाम लिख सकते हैं और उसके आगे लिख सकते हैं वैकेंट। सो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और हमने बात की थी मैन पावर प्लानिंग की, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है मैन पावर रिक्विजिशन फॉर्म। मैन पावर रिक्विजिशन फॉर्म, इसमें आपको किस तरह का एम्प्लॉय चाहिए और या फिर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, ये आप उसमें लिख सकते हैं। ये लिखना बहुत जरूरी होता है। अब ये लिखना जरूरी क्यों होता है कि हमको पहले से ही पता हो कि हम जिन लोगों को लाने वाले हैं, भले वो एक एम्प्लॉय हो या फिर मे बी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज हो, अगर उनको हम भर्ती करने वाले हैं, रिक्रूट करने वाले हैं, तो हमको पहले ही पता होता है कि इनका एज क्या होना चाहिए, जेंडर क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जैसे किसी अगर हमने अकाउंटेंट को लिया तो उसको टैली का प्राइम आना चाहिए या 0.9 चलेगा। तो ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं वो रिक्विजिशन फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट है तो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स होंगे, तो ये रिक्विजिशन फॉर्म आप उनसे भी भर के ले सकते हैं। फिर आप उसमें वेटिंग कर सकते हैं कि क्या ये उन्होंने जो लिखा है वो बराबर है, ऑलरेडी उनके पास कितने लोग काम कर रहे हैं, तो उनको सचमुच जरूरत है क्या नए कैंडिडेट की या नए एम्प्लॉय की, ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंटल हेड्स को या सुपरवाइजर्स को आपने जरूर विश्वास में लेना चाहिए। उसके साथ सबसे पहले बातचीत करनी चाहिए कि ये हम कैंडिडेट ले रहे हैं तो उसका काम क्या होगा। तो नेचुरली जॉब डिस्क्रिप्शन भी लिख के आपके पास तैयार होना चाहिए। हो सकता है वो बहुत इलेबोरेटिव ना हो, वो फॉर्म में लिखने के लिए आपको जो मेन 5-6 पॉइंट है वो उस फॉर्म में लिखिए, लेकिन वो जब आएगा, हम जब ज्वाइनिंग प्रोसेस में जाएंगे इसके बारे में और बात करेंगे, तो वो जब आएगा तो उसको देने के लिए हमारे पास पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन रेडी होना चाहिए। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जो पहली सीढ़ी है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो ये है मैन पावर रिक्विजिशन फॉर्म, और उसमें आती है ये सारी बातें कि उसका एज क्या होना चाहिए, जेंडर क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्या होना चाहिए, उसका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसका 5-6 लाइन में जेडी तैयार होनी चाहिए, वो किसको रिपोर्ट करेगा, उसको मिनिमम मैक्सिमम कितनी सैलरी देनी है, ये भी डिफाइन हो जाना चाहिए। अब इसका दूसरा स्टेप है कि ये भर्ती करने के लिए, ये रिक्रूट करने के लिए जो कैंडिडेट है वो हम कहाँ से लाएं। जो सबको पता है वो है कंसल्टिंग, जो मैन पावर कंसल्टिंग एजेंसियां होती है, वहां से हम ले सकते हैं। फिर हमारे डेटा बैंक में रहते हैं, जैसे हमारे पास कोई पहले आके गया है, तब हमारे पास पर्याप्त लोग थे तो हमने लिया नहीं है उनको, तो वो डेटा बैंक में से हम ले सकते हैं। जो लोग हमारे पास ऑलरेडी काम करते हैं उनको भी हम बता सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों में एम्प्लॉय रेफरल स्कीम होती है, मतलब अगर किसी एम्प्लॉय ने किसी एम्प्लॉय को रिफर किया और वो अगर आता है और आपके पास 3 या 6 महीने तक काम करता है, जिस एम्प्लॉय ने उसको इंट्रोड्यूस किया है उसको कुछ ना कुछ बख्शिश दी जाती है। तो इस तरह से भी हम एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैंडिडेट को ला सकते हैं। इंडक्शन और ओरिएंटेशन में आप उसका जो काम है उसके बारे में तो आप उसको ओरिएंटेशन देंगे ही कि क्या काम है, कैसा है, लेकिन सबसे पहले उसको बताएंगे कि ये कंपनी क्या है, कहाँ से शुरू हुई थी और आज कहाँ कितने ब्रांचेस हैं, और आपने जिस डिपार्टमेंट में काम करना है वहां पर कितने लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हेड्स की आप उसको पहचान भी करा देंगे। अगेन
वो कौन से डेजिग्नेशन पे ज्वाइन होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो ब्रांच मैनेजर है तो नेचुरली आपको उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर वो असिस्टेंट लेवल पे जॉब करता है तो सबको आप सिर्फ वर्बली उसका इंट्रोडक्शन देंगे। और ये इंट्रोडक्शन देते वक्त, इसको इंडक्शन ट्रेनिंग कहा जाता है, ये इंट्रोडक्शन देते वक्त आप उसको जो हम HR पॉलिसी मैन्युअल, ये क्या होता है कैसे होता है अगले सत्र में हम देखने वाले हैं। तो इंडक्शन देते वक्त HR पॉलिसी मैन्युअल बनाया हुआ होगा या फिर HR पॉलिसी का आपने अगर कोई PPT बनाया होगा तो उसको वो रन थ्रू करना है। रन थ्रू करने का मतलब है कि उसको बताना है कि देखिए ये अपनी कंपनी है, ये अपने लीडर्स है, अपने डायरेक्टर्स है, ये अपना विजन और मिशन है, ये आपने ये डूज एंड डोंट्स है, ये डिसिप्लिनरी पॉलिसी है, ये पॉश पॉलिसी है। पॉश पॉलिसी का मतलब पॉलिसी ऑन सेक्सुअल हरेसमेंट जो कि कंपलसरी है हर कंपनी में, तो वो है। तो इस तरह से आप उसको बताएंगे। लीव कितनी लेनी है, टाइमिंग क्या है। अब टाइमिंग जनरली क्या होता है कि टाइमिंग हम इंटरव्यू के वक्त ही बता देते हैं। इंडक्शन में थोड़ा और डीप में जाएंगे। इंडक्शन में उसको कितनी लीव मिलेंगी, कैसी लेनी है, उसका बाकी की चीजें, उसको क्या क्या बेनिफिट्स है, लंच की जगह कहाँ पर है और आने जाने की क्या सुविधाएं है, ये आप उसको इंडक्शन ट्रेनिंग में बताएंगे। फिर जॉब ओरिएंटेशन देंगे। जनरली ऐसा होता है कि जो इंडक्शन ट्रेनिंग है, इंट्रोडक्शन या बाकी की चीजें हैं, वो HR डिपार्टमेंट करता है। HR डिपार्टमेंट अगर आपके पास नहीं भी हो तो ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है जो एडमिन संभालता हो, ऑपरेशन संभालता हो या जो आपका अकाउंटेंट हो, ऐसा भी व्यक्ति चल सकता है क्योंकि आपके पास आपकी जो प्रैक्टिसेस है वो तो सभी को पता होती है। तो वो उसका इंडक्शन लेगा और उसके बाद वो अपने डिपार्टमेंट में जाएगा। उसका डिपार्टमेंट हेड जो है वो उसका ओरिएंटेशन लेगा, जॉब ओरिएंटेशन, कि ये आपका जॉब है, इस तरह से करना है, और फिर वहां से शुरू होगा। हमेशा याद रखिए जब भी कोई नया कैंडिडेट आपके यहाँ ज्वाइन होता है तो वो ज्वाइन करते वक्त उसको कुछ भी अभी पता नहीं है आपके कंपनी के बारे में। भले उसको 6 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन वो आपके यहाँ पहली बार आ रहा है, तो उसका उचित वेलकम होना, उसको कंपनी के बारे में जानकारी देना, उसको काम के बारे में जानकारी देना, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। आते साथ ही उसको ये तुम्हारा टेबल है यहाँ से काम शुरू करो, ऐसे नहीं करना है। उसको बिठाना है, पूछताछ करनी है और उसको इंडक्शन ट्रेनिंग जरूर दे देनी चाहिए। तो ये हो गया ज्वाइनिंग प्रोसेस। आज HR पॉलिसी मैन्युअल क्या होता है, एम्प्लॉयज HR मैन्युअल भी बोला जाता है। तो हर कंपनी का एक गाइड बुक होता है, एक गाइडलाइंस का एक बुक होता है जिसे HR पॉलिसी मैन्युअल या एम्प्लॉय हैंडबुक भी कहा जाता है। तो ये HR पॉलिसी मैन्युअल या एम्प्लॉय हैंडबुक होता क्या है? तो ये है जो अपने कंपनियों की अलग अलग गतिविधियों, अलग अलग नियमों का एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है, जहां पर कंपनियां अपनी अपनी जो एम्प्लॉय के लिए बनाई हुई जो डूज डोंट्स है या फिर अलग अलग पॉलिसीज है वो लिखित स्वरूप में उनको देती है। अब बहुत सारी जगहों में एम्प्लॉय हैंडबुक अगर नहीं भी है तो भी कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस तो चलती रहती है। हम लीव लेते हैं, हम एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड फॉलो करते हैं या कई जगहों पे यूनिफॉर्म होते हैं या एक टाइमिंग होता है ऑफिस में आने जाने का, या फिर ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है कि जो हम प्रैक्टिस में तो लाते हैं। सैलरीज होती है, अमुक एक तारीख को किसी की सैलरी होती है, दूसरी तारीख को दूसरी किसी कंपनी की सैलरी हो, तो ये सारी जो बातें हैं वो हम एक्चुअली प्रैक्टिस में तो करते ही है। ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज है, एग्जिट फॉर्मेलिटी, जो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज और रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, तो ये सारी गतिविधियां होती रहती है। लेकिन ये सारी जो गतिविधियां है ये वर्बली होती है, मुख से बताई जाती है कि ऐसा करना है वैसे करना है, और इसमें मैनेजमेंट का और ओनर्स का बहुत टाइम वेस्ट होता है। जो टाइम उन्होंने बिजनेस में लगाना चाहिए वो टाइम ये रोज की गतिविधियों में वो उलझे रहते हैं। किसी को छुट्टी चाहिए, कोई टाइम पे नहीं आया है, कोई बिना बताए छुट्टी कर गया, कोई एक दूसरे के साथ बिहेव ठीक से नहीं कर रहा है, कोई तो आके पूछता है कि भाई हमको ये PF या ESIC है कि नहीं है, मैटरनिटी पॉलिसीज है कि नहीं है, वगैरह वगैरह जो बातें हैं, इसमें आपके सीनियर मैनेजर्स का, मैनेजमेंट का या जो ओनर्स है उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। ये टाइम आप अपने प्रोडक्शन के लिए, आपके बिजनेस डेवलपमेंट के लिए लगा सकते हैं। उसके बाद में आपने लिखना है कि आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज क्या क्या है,
कौन कौन से सर्विसेज आप दे रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपने मिशन में तो लिख दिया ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान आप दे रहे हो पूरे विश्व को, पूरे देश को या पूरे कम्युनिटी को, तो ये तो हमने बता दिया। तो उसके साथ में ये जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप दे रहे हैं उसकी लिस्ट बताएंगे। उसके बाद में बताएंगे कि आपके पास जो क्लाइंट्स है, अगर आप किसी क्लाइंट मतलब ऐसे कोई क्लाइंट्स है जिनका नाम आप बता सकते हो और ऐसे कोई क्लाइंट है जिसको बहुत बाकी के लोग भी जानते हैं, तो वो भी उसमें लिखेंगे। याद रखिए हमेशा मैंने जो बताया कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो इंटरनल डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट जो है वो हम बाहर किसी को नहीं दिखा रहे हैं, ये अपने एम्प्लॉयज के लिए है। तो आप उसको ध्यान में रखते हुए ये डॉक्यूमेंट बनाएं कि अपने एम्प्लॉय को क्या जानने की जरूरत है या आपका एम्प्लॉय क्या देख के मोटिवेट होंगे कि हमारे पास इतने सारी सर्विसेज है, इतने सारे प्रोडक्ट्स है, ऐसे ऐसे क्लाइंट्स को हम सर्व करते हैं, इतने सारे क्लाइंट्स को हम अब तक सर्व कर चुके हैं। तो ये सारी बातें भी उसमें आएगी। और लास्ट में आएगा डायरेक्टर्स का स्पीच। डायरेक्टर स्पीच आपने लिखना है, मे बी एक 10-15 लाइन में हो या एक कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट आपने लिखना है। उसमें लिखना है कि आप क्या चाहते हो एम्प्लॉयज से। आपको एम्प्लॉय के ग्रोथ के बारे में बात करनी है, टीम वर्क के बारे में बात करनी है, आपका जो मिशन है उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके भी वहां पर लिख सकते हो। आपके क्लाइंट किस तरह से आपके साथ या वेंडर्स आपके साथ किस तरह से जुड़े हैं इसके बारे में बात कर सकते हो। और उसके बाद में आएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। पूरा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट अगर आप नहीं बना सकते हैं या फिर अभी बना नहीं है तो आप विभाग लिख सकते हैं कि हमारे पास ये डिपार्टमेंट्स है और ये इस तरह से लोग हमारे पास काम करते हैं। तो टीम जितनी है, टीम के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो ये हो गया सेक्शन 1।